हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारे चैनल पर जीएस की कक्षाएं चल रही हैं। जीएस की कक्षाओं में हम इस समय देख रहे हैं पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था हम देख रहे हैं। और भारतीय राज्य व्यवस्था में कल हमने देखा था संविधान के प्रमुख स्रोत हमने देखे थे। आज हम देखेंगे संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां, इसके बारे में हम देखेंगे। अनुसूचियों के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान की जो अनुसूचियां हैं मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। याद रखिएगा, ठीक है, कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8 थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। बाद में इसमें संशोधन किया गया और अनुसूचियों को क्या किया गया? जोड़ा गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहली अनुसूची, फर्स्ट अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र पहली अनुसूची में हमारा ये दिया गया है कि राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, ये फर्स्ट अनुसूची में दिया गया है। तो याद रखिएगा, पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? हमारे राज्यों के नाम, कि राज्यों के क्या क्या नाम है। तो पूरे राज्यों के नाम हमें और उनका न्यायिक क्षेत्र क्या रहेगा, ये हमारा पहली अनुसूची में दिया गया है। ठीक है। सेकंड अनुसूची, सेकंड अनुसूची। तो सेकंड अनुसूची में क्या दिया गया है? पदाधिकारियों के कुछ विभिन्न पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों के, ठीक है, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते व पेंशन, वेतन, भत्ते व पेंशन के बारे में जो है हमें बताया गया है। किस अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में। जैसे हम इसमें देखें तो प्रमुख पदाधिकारी हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे भारत के राष्ट्रपति, इसमें पदाधिकारी में कौन से होते हैं प्रमुख? तो भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे, भारत के राष्ट्रपति। दूसरे हमारे हो जाएंगे राज्यों के राज्यपाल, इसमें शामिल किए जाते हैं राज्यों के राज्यपाल। तीसरा देखेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष आदि कई पदाधिकारियों को शामिल किया जाता है। लेकिन प्रमुख जैसे हमने देख लिया कि भारत के राष्ट्रपति हैं, राज्यों के राज्यपाल हो गए, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के जो आपके सभापति होंगे या उपसभापति होंगे, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होंगे, विधान परिषद के सभापति जो उपसभापति होंगे, उन सबको इसमें जो है शामिल किया गया है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, कैग हो गया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गए, इन सभी के वेतन, भत्ते, पेंशन के बारे में हमें कहाँ बताया गया है? तो दूसरी अनुसूची में बताया गया है, सेकंड अनुसूची में बताया गया है। याद रखिएगा। चलिए तीसरी अनुसूची में देखते हैं, थर्ड अनुसूची। तो थर्ड अनुसूची में देखिए क्या दिया गया है कि कुछ उम्मीदवारों द्वारा लिए गए शपथ का प्रतिज्ञान, शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है। यहां पर हमें तीसरी अनुसूची में क्या देखने को मिलता है कि शपथ या प्रतिज्ञान, जैसे प्रतिज्ञा हासिल करते हैं तो शपथ या प्रतिज्ञान कह सकते हैं,
के बारे में बताया गया है। जैसे मान के चलिए भारत के राष्ट्रपति हैं, तो भारत के राष्ट्रपति शपथ लेंगे, संविधान की शपथ लेंगे, तो कुछ इसी तरह पदाधिकारी जैसे संघ के मंत्री हो गए, ठीक है, संसद के सदस्य हो गए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो, इन सभी के जो है शपथ और जो है प्रतिज्ञा के बारे में हमें जो है बताया गया है, किस अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहली अनुसूची हमारी कौन सी है कि राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र दिए गए हैं। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते व पेंशन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया हमें, शपथ व प्रतिज्ञान, इसके बारे में बताया गया है। तो नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो क्लास आपको पसंद आया बच्चों, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही मोटिवेशन हमें मिलेगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। आइए अगला देखते हैं, चौथी अनुसूची, फोर्थ, चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन हमें कहाँ दिया गया है, तो चौथी अनुसूची में हमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन ये दिया गया है। देखेंगे तो जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे, राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, तो राज्यसभा में अभी वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं, तो 250 सीटें हैं। इन 250 सीटों को हमने क्या किया है, अलग अलग राज्यों में बांटा गया है कि इस राज्य को इतनी राज्यसभा की सीटें, और राज्य है साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उन सभी में जो है राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। चलिए, तो ये रही हमारी चौथी अनुसूची। अगला है पांचवी अनुसूची, फिफ्थ अनुसूची यानी 5 अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में प्रावधान। याद रखिएगा, अनुसूचित जाति यानी एससी, शेड्यूल कास्ट हम कहते हैं, और जो अनुसूचित जनजाति होती है इसको हम क्या कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। तो यहां याद रखिएगा कि पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है कि एससी तथा एसटी के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है, इनका प्रशासन और इनका नियंत्रण कैसे होगा ये अलग से बताया गया है किस अनुसूची में, तो पांचवी अनुसूची में हमें बताया गया है। नोट करते हुए चलेगा मेरे साथ, जितना ज्यादा आप नोट करते हुए चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, पढ़ते चलिए, क्योंकि आप एक बार नोट्स बनाएंगे तो आप जो है एक बार स्क्रीन पर देखेंगे उसी चीज को, फिर आप लिखेंगे, फिर आप दिमाग से पढ़ेंगे भी, और फिर अगर आपने दोबारा ऐसा किया, रिवीजन कर लिया, तो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा पांचवी अनुसूची की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में क्या किया गया है, उपबंध किया गया है। छठवीं अनुसूची, 6 अनुसूची, छठवीं अनुसूची। तो छठवीं अनुसूची में क्या कहा गया है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजाति
जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। याद रखिएगा छठवीं अनुसूची में क्या दिया गया, देखिए पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। देखिए अगर आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में बहुत ज्यादा जनजाति आपकी पाई जाती हैं, तो वहां के प्रमुख जो 4 राज्य जहां जनजातीय क्षेत्र जो है, जनजातियों की प्रबलता है, तो वहां पर क्या किया गया है कि अलग से एक स्पेशल सूची बनाई। एक तो वो पूर्वोत्तर भारत से भी जुड़ा हुआ है और पूरी तरह से जनजातीय इलाका है, इसीलिए उसके लिए स्पेशल अलग से सूची दी गई उन 4 राज्यों के कि ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, इन राज्यों में जो भी जनजातीय क्षेत्र होंगे उनका अलग से प्रशासन के बारे में उपबंध कहाँ किया गया है, तो छठवीं अनुसूची में किया गया है। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली अनुसूची देखते हैं। तो बच्चों पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। वीडियो आपको पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। आइए आगे देखते हैं। अगली हमारी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का, देखिए इसमें क्या है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति पृथक्करण, और केंद्र तथा राज्यों के बीच जो शक्ति का पृथक्करण किया गया है वो 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। और वो 3 सूची आपकी कौन कौन सी हैं, तो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। कल हमने देखिए पढ़ा था संविधान के प्रमुख स्रोतों में कि जो समवर्ती सूची है वो हमने कहां से लिया है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। हमारे पास ये 2 सूचियां पहले से थी, संघ सूची, राज्य सूची, और हमने ये समवर्ती सूची हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इन सूचियों के बारे में बताना चाह रहा हूं, तो आप सुनिएगा कि जो संघ सूची है ना, तो संघ सूची में जो भी डाले गए विषय होंगे उन सब पर किसका अधिकार होगा, तो संघ का होगा, यानी केंद्र का होगा पूरी तरह से। तो जैसे इसमें देखेंगे ना, तो मूल रूप से इसमें 57 विषय, जब ये सूची बनी तो मूल रूप से 97 विषय थे, 97 विषय। अब वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं, तो वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं, ये याद रखिएगा। और इस पर पूरी तरह से किसका कंट्रोल रहेगा, तो केंद्र का रहेगा। ठीक है, तो संघ सूची में पूरी तरह से कंट्रोल किसका रहेगा, केंद्र का रहेगा। ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जो भी इसमें विषय होंगे उन विषयों पर कानून, विधि, नियम बनाने का अधिकार किसका रहेगा, संघ का रहेगा, यानी केंद्र का रहेगा। और अगर हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची पर जो भी विषय डाले जाएंगे उन विषयों पर पूर्ण रूप से अधिकार किसका रहेगा, राज्य का रहेगा। राज्य उन पर विधि, नियम, कानून वो बना सकता है। तो इसमें देखेंगे राज्य सूची में देखेंगे तो मूल रूप से 66 विषय थे, मूल रूप से 66 विषय थे। अब यानी वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं, तो वर्तमान में 61 विषय हैं। ठीक है, और इस पर पूरी तरह से कंट्रोल किसका रहेगा, राज्य का रहेगा। राज्य उनके लिए विधि, नियम, कानून बना सकता है। ये रहा हमारा राज्य सूची। अगली हम चर्चा करेंगे समवर्ती सूची की।
समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है कि जिस पर संघ भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। याद रखिएगा कि समवर्ती सूची, सबसे पहले हमने समवर्ती सूची को देखिए संविधान के प्रमुख स्रोतों में देखा था। हमने इसको कहां से लिया है? तो हमने इसको कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची को लिया है। और समवर्ती सूची में जो भी विषय डाले जाएंगे उन पर संघ भी यानी केंद्र भी नियम बना सकता है, विधि बना सकता है, कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। तो देखिए अभी इसमें जो है दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि दोनों ने जो कानून बनाए, दोनों ने जो विधि बनाया, अगर इन विधियों में कोई टकराव होता है तो किसका कानून माना जाएगा? केंद्र का कानून माना जाएगा। कि समवर्ती सूची के अगर किसी विषय पर राज्य ने भी कानून बनाया और केंद्र ने भी कानून बनाया और टकराव होने की स्थिति में किसका कानून माना जाएगा? तो केंद्र का कानून माना जाएगा। ये समवर्ती सूची में कहा गया है। ठीक है, अब देखेंगे तो इसमें मूल रूप से जो विषय थे ना, इस समवर्ती सूची में देखेंगे तो मूल रूप से 47 विषय थे। कितने थे? 47 विषय। वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? तो वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। कितने हैं? तो वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। ये आप जो है याद रखिएगा। ठीक है, तो हम 7वीं अनुसूची के बारे में देखेंगे। केंद्र तथा राज्यों के जो बीच है शक्ति पृथक्करण या केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन किया गया है। और शक्ति विभाजन किया गया है किन सूचियों के तहत? 3 सूचियों के तहत। वो सूचियां कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय मूल रूप से थे। वर्तमान में कितने हैं? 100 हैं। और इस पर सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है। दूसरा है हमारा राज्य सूची। राज्य सूची मूल रूप से कितने विषय? 66 विषय। वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय। इस पर कानून कौन बना सकता है? इस पर राज्य कानून बना सकता है। और जो तीसरी सूची है हमारी समवर्ती सूची, इसको हमने कहां से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और ऑस्ट्रेलिया से लेने के बाद हमने इस पे 47 विषय मूल रूप से थे। वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय हैं। पर इस समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। लेकिन अगर उनके कानूनों में कोई टकराव होता है, किसी एक ही विषय पर बनाए गए और टकराव होता है, तो टकराव की स्थिति में किसका कानून माना जाएगा? तो टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून माना जाएगा। ये रही हमारी 7वीं अनुसूची। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगली अनुसूची देखेंगे। तो अगली अनुसूची हमारी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची में हमारा क्या है? तो 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं इसमें शामिल की गई हैं। और अगर इसमें देखेंगे ना तो मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में आपकी कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। याद रखिएगा, ये आप जो है जरूर याद रखिएगा कि 8वीं अनुसूची में जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं दी गई हैं, तो मूल रूप से कितनी भाषाएं दी गई थी? 14 भाषाएं थी। पर वर्तमान में कितनी भाषाएं अब हो गई हैं? इसमें 22 भाषाएं हो गई हैं। हम देखेंगे कि संविधान जब हम संशोधन पढ़ेंगे तो देखेंगे कब कब भाषाओं को जोड़ा गया और उनके तहत जो है कौन कौन सी भाषाएं जोड़ा गया, कि संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो वो हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और अब यहां से देखा हमने कि मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियां थी। तो ये 8 अनुसूचियां हमारी कंप्लीट हो गई जो मूल संविधान में दी गई हैं। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में हमारी कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो अब हम देखेंगे कि आगे जो अनुसूचियां हैं ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई और इसमें क्या विषय डाला गया वो हम देखते हैं। तो नोट कर लीजिएगा इतना, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा।
ताकि उन तक भी ये क्लास पहुंच सके और इस क्लास को वो भी एंजॉय कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं और अगली अनुसूची देखते हैं। तो अगली अनुसूची हमारी 9वीं अनुसूची, अगली है हमारी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची को देखिए कब जोड़ा जाता है, तो हम संविधान संशोधन देख लेते हैं। तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है फर्स्ट संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम, फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत हम क्या करते हैं, 9वीं अनुसूची को जोड़ते हैं। याद रखिएगा कि 9वीं अनुसूची को हमने कब जोड़ा, तो पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से हम इसको जोड़ते हैं। और इसमें विषय क्या दिया गया है, तो भूमि सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित, भूमि सुधारों, विशेषकर ये क्या संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। मैं आपको समझा रहा हूं, भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित विषय इसमें डाले गए ताकि न्यायालय इसकी समीक्षा ना कर सके। याद रखिएगा, देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूं आपको कि 9वीं अनुसूची हमने क्यों जोड़ा। 9वीं अनुसूची हमें इसलिए जोड़ना पड़ा, जब हमारा संविधान लागू हो गया, और जब संविधान लागू हो गया तो हमें भूमि सुधार करना था किसानों के लिए। और हमारे यहाँ जो जमीनें थी, तो बहुत सारी जमीनें जमींदारों के पास थी, तो जमींदारी उन्मूलन का हमें काम करना था और किसानों को जो है जमीन सौंपना था। लेकिन देखेंगे कि एक मूल अधिकार है हमारा मूल अधिकार, अब अभी हम पढ़ेंगे। तो मूल अधिकारों में एक हमारा मूल अधिकार है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार होने के कारण की वजह से भूमि सुधार नहीं हो पा रहा था, जबकि सरकार को क्या करना था, भूमि सुधार करना था। तो वो एक कहने का मतलब जो है, उससे बचने के लिए कि भाई अभी अभी जो है हमारा संविधान शुरू हुआ और अभी हम मूल अधिकार खत्म कर दें, तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि संविधान में संशोधन किया और एक अनुसूची जोड़ी, 9वीं अनुसूची। इस अनुसूची में कह दिया गया कि इस सूची में जो भी विषय डाले जाएंगे, न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकता है। ठीक है, क्यों न्यायालय, क्योंकि देखिए संविधान और मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटर किसे बनाया गया है, तो न्यायालय को बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट को बनाया। तो उससे बचने के लिए ये 9वीं अनुसूची बनाई गई और इसमें भूमि सुधार से संबंधित, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जो है विषय इसमें डाल दिए गए, ताकि न्यायालय इसकी समीक्षा ना कर सके। तो ये 9वीं अनुसूची फेमस है भूमि सुधार के लिए। तो याद रखिएगा कि पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत हम क्या करते हैं, इस अनुसूची को जोड़ते हैं। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमने जो है 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ा, तो नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली अनुसूची देखते हैं, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो दल बदल संबंधित प्रावधान, दल बदल संबंधित दल बदल से संबंधित प्रावधान, दल बदल से संबंधित प्रावधान। और इस दल बदल संबंधित प्रावधान जो इसमें दिए गए हैं 10वीं अनुसूची में, कब जोड़ा जाता है 10वीं अनुसूची को, तो याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम
1985। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से कौन सी अनुसूची जोड़ी जाती है? 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और इस 10वीं अनुसूची में है क्या? तो दल बदल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो जैसे दल बदल से संबंधित प्रावधान हैं क्या, कि जैसे मान के चले, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं कि जैसे कोई सदस्य है और चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, और वो सदस्य क्या करता है, किसी एक पार्टी से जो है बिलोंग रखता है और उस पार्टी से वो टिकट लेके चुनाव लड़ा और चुनाव क्या हुआ, जीत गया। जीतने के बाद फिर वो क्या करता है कि अगर उसे कहीं से लालच मिल रहा है या कुछ ऐसा मिल रहा है कि वो पार्टी छोड़ के जा रहा है, तो जब वो पार्टी छोड़ के जाएगा तो याद रखिएगा दल बदल का नियम लगेगा। अगर वो पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में शामिल हो रहा है चुनाव जीतने के बाद, तो जब वो चुनाव जीतने के बाद किसी और पार्टी में जा रहा है तो उसकी सदस्यता क्या होगी, रद्द कर दी जाएगी। याद रखिएगा ये है आपका दल बदल से संबंधित प्रावधान। ठीक है, कि अगर कोई एक सदस्य जो है, मान के चलिए कि जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में समझें कि बीजेपी है, ठीक है, और हमारी कांग्रेस है, ठीक है, और मान के चलिए बीएसपी है, ठीक है, एसपी है, ये 4 पार्टियां हैं। तो कोई एक सदस्य मान के चलिए कि बीजेपी से जो है टिकट लिया और बीजेपी से टिकट लेने के बाद वो चुनाव क्या हुआ, जीत गया। चुनाव जीतने के बाद अब वो चाहता है कि कांग्रेस में शामिल हो जाऊं या बीएसपी में शामिल हो जाऊं या किसी अन्य पार्टी में मैं क्या हो जाऊं, शामिल हो जाऊं। तो जब किसी अन्य पार्टी में शामिल होने की बात करेगा, अगर वो अकेले जा रहा है किसी पार्टी में शामिल होने चुनाव जीतने के बाद, तो जो भी उसकी सदस्यता होगी वो सदस्यता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। अगर वो लोकसभा का सदस्य होगा तो लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, और अगर वो विधानसभा का सदस्य होगा, कि विधानसभा का सदस्य बनता है चुनाव जीतने के बाद, तो उसकी विधानसभा की सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। ये याद रखिएगा, ये हमारा कहाँ दिया गया है, तो 10वीं अनुसूची में ये हमारा दिया गया है। तो आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो बच्चों, ये क्लास आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ व्हाट्सएप, हर जगह व्हाट्सएप, फेसबुक और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। तो जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, तो हमारे लिए भी करते चलिएगा। आइए अगली बात करेंगे हम 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची, तो सबसे पहले 11वीं अनुसूची को देखेंगे कब जोड़ा जाता है। तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत हमने क्या जोड़ा, 11वीं अनुसूची जोड़ी। ठीक है, और ये जो 11वीं अनुसूची है हमारी, ये हमारी किससे संबंधित है, तो ये पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारी से। यहां पर याद रखिएगा कि जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची क्या है, पंचायत की शक्तियां के बारे में हमें बताता है। पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार, यानी क्या क्या अधिकार रहेंगे पंचायत के, तो पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार, इन सब के बारे में हमें क्या, कौन सी अनुसूची बताती है, तो 11वीं अनुसूची हमको बताती है। ठीक है, याद रखिएगा जो पंचायत है, पंचायत के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूं कि जो पंचायत है, सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है वो आपकी कब शुरू की जाती है, तो आपकी जो है 1959 में शुरू की जाती है। और कहाँ से शुरू की जाती है, तो राजस्थान के नागौर जिले से जवाहरलाल नेहरू ने 1959 ईस्वी में इस पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया था। तो पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया था, इसके लिए कोई अभी तक कोई संविधान में कोई कानून नहीं दिया गया था, ना संविधान में कोई बातें इसकी जो है दी गई थी। तो इसको अमल में डालने के लिए बीच में कई बार कोशिशें की गई कि इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। तब फाइनली जो हुआ हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से ये हमारा जो है 11वीं अनुसूची आई। और 11वीं अनुसूची के तहत हमने क्या किया कि पंचायत को शक्तियां, प्राधिकार और तथा जिम्मेदारियां दी गई। ठीक है, तथा जिम्मेदारी
ये चीजें दी गई। और इनके कुल कितने विषय हैं, तो पंचायतों के लिए कुल विषय कितने हैं, तो कुल विषय हैं आपके 29। कितने विषय हैं, कुल विषय हैं हमारे 29 हैं कि पंचायतों की जो शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां हैं, ये कितने हैं, 29 विषय हैं। और ये हमें जो है 11वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। याद रखिए, हम थोड़ा डिफाइन पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन तब हम पढ़ेंगे जब पंचायती राज हम पढ़ेंगे, जब पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे तो हम वहां बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। अभी हम अनुसूचियों के बारे में देख रहे हैं, तो कुछ चीजें जो है थोड़ी थोड़ी आप जो है समझते चलिएगा। तो 11वीं अनुसूची हो गया, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला और अंतिम 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा जाता है, तो 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से ही जोड़ा जाता है। दोनों अधिनियम एक साथ पारित होते हैं। पहले 73वां पारित होता है, 73वें के लिए 11वीं अनुसूची, फिर 74वां पारित होता है, 74वें के लिए 12वीं अनुसूची बनाई जाती है। और इस अनुसूची में क्या दिया जाता है, तो यहाँ नगर पालिकाओं, नगर पालिका की शक्तियां, नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार, नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार तथा जिम्मेदारी, ये हमें कहां दिया गया है, तो 12वीं अनुसूची में हमें दिया गया है। इसके लिए भी कुल विषय हैं, तो कुल विषय कितने हैं, यानी कुल यहाँ कितने प्रकार के विषय हैं, ये शक्तियां हैं, तो कुल विषय हैं 18। कितने हैं, 18 हैं। तो कुल विषय नगर पालिका के लिए कितने हैं, 18 विषय आपके हैं, ये याद रखिएगा। तो हमने जो है आज जो है हमने संविधान की अनुसूची जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर ली। तो जैसे हमने देखा कि मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी मूल संविधान में, तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में हमने देखा, तो पहली अनुसूची में हमें क्या मिलता है, राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में हमें मिलता है। दूसरा हमारा क्या था कि वेतन, भत्ते और पेंशन। दूसरी अनुसूची में हमें प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन देखने को मिलती है। तीसरी अनुसूची में क्या है, तो तीसरी अनुसूची में हमारी शपथ तथा प्रतिज्ञान है कि शपथ क्या होगी, किस अधिकारी की क्या शपथ होगी और क्या प्रतिज्ञा होगी, उन सब के बारे में हमें बताया गया है। चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है हमें, तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन। एक शॉर्ट रूप से हम रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन करते हुए चलिएगा कि चौथी अनुसूची में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। पांचवी अनुसूची में क्या है, तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध, प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में प्रावधान किए गए हैं। यानी अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी के लिए। जो छठवीं अनुसूची है, छठवीं अनुसूची में क्या बताया गया है, तो छठवीं अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। 7वीं अनुसूची में हम क्या देखेंगे, तो 7वीं अनुसूची में हमें मिलता है राज्यों तथा केंद्र के बीच, राज्य तथा केंद्र के बीच शक्ति का विभाजन। और ये शक्ति का जो विभाजन है 3 सूचियों के तहत किया गया है। संघ सूची, जिस पर संघ जो है कानून बना सकता है। दूसरा है राज्य सूची, राज्य सूची पर कौन कानून बनाएगा, तो राज्य सूची में आपका कानून बनाएगा राज्य। तीसरा है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। पर टकराव होने की स्थिति में किसका कानून माना जाएगा, तो केंद्र का कानून माना जाएगा। फिर हमने देखा 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में हमारा क्या था कि संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं, और ये अगर देखा जाए तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। आगे देखेंगे तो हमारी फिर 9वीं अनुसूची, और 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो 9वीं को फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ते हैं और उसमें भूमि सुधार तथा जमींदारी उन्मूलन प्रणाली संबंधित जो विषय थे वो हमने उसमें डाला, क्योंकि न्यायिक समीक्षा उसकी नहीं की जा सकती है। ये हमने 9वीं अनुसूची में देखा। फिर इसके बाद हमने देखा 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची को हमने जोड़ा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से,
जिसमें क्या है, दल बदल से संबंधित प्रावधान है। फिर हमने देखा 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में हमारा क्या है, 11वीं अनुसूची को हमने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा और इसमें क्या दिया गया है, तो पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिस पर कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। फिर हमने 12वीं और अंतिम अनुसूची हमारी देखी जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई थी, जिसमें नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां दी गई, जिस पर कुल कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं। तो आज हमने अनुसूची को पूरी तरह से खत्म कर लिया। अब हम कल से शुरुआत करेंगे संविधान के भाग, और पहले भाग से अब हम पढ़ना चालू करेंगे। तो पहले भाग हम कल शुरुआत करेंगे, यानी कल मतलब अगली क्लास जब भी होगी तो संविधान के भाग की शुरुआत करेंगे। पहले भाग में क्या दिया गया, संघ राज्य क्षेत्र, उसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। फिर इसी तरह हम धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था अनुसूची, ये हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप रिवीजन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। एक बार आपने वीडियो देखा फिर दोबारा भी देख लीजिएगा, तिबारा भी देख लीजिएगा और नोट्स को भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो क्लास आपको कैसी लगी बच्चों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिएगा। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और अगली क्लास हमारी होगी कल जियोग्राफी की। तो कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।